अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं युद्ध के और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। यह बात कोई मुहावरे की नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कल जब दुनिया के सामने आए तो उन्होंने खुले तौर पर कहा, अमेरिका के पास बहुत हथियार है। यह युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है, हो सकता है और ज्यादा चले। जो परिस्थितियां निकल कर आई है उसमें अमेरिका इस युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। इस युद्ध के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ झोंक दिया जाएगा। सब कुछ कहते कहते वो यहां तक कह गए कि दरअसल अमेरिका के हथियार के भंडार में हथियार भरे पड़े हैं। यह कहने की जरूरत इससे पहले कभी पड़ी नहीं, इस बार क्यों पड़ गई? और महज 4 दिन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई क्यों है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जो सोचा जा रहा था उसमें खामनेई निशाने पर थे, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि उसके बाद खामनेई के बनाए हुए नियम कायदों से हटकर अगर ईरान एकजुट हो गया तो फिर परमाणु हथियार भी बहुत दूर होंगे नहीं। और जितनी बड़ी तादाद में चीन और रूस ने युद्ध से पहले जो भी मदद की और जो भी डील हुई, चाहे वो कंधे पर रखकर मिसाइल दागने वाली हो, चाहे वह सिक्योरिटी सिस्टम हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइलों का आदान प्रदान हो, चाहे वह नेवी को दी जाने वाली कई तरीके की सुविधाएं जो चीन के जरिए निकल कर आई, इन सभी ने दरअसल अमेरिका को चौंका दिया। यह कहना अब ठीक नहीं है। मसला तो यह है कि कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास बंद हो गए। समझना यह होगा कि बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका को अपने नागरिकों को कहना पड़ा, जो भी इमरजेंसी कार्यों से नहीं जुड़े हैं वो सभी अपने परिवारों के साथ वहां से निकल जाएं। लेकिन कहां निकले, कैसे निकले, इसका कोई रास्ता अभी भी अमेरिका के पास नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नागरिकों को जो एडवाइजरी नहीं बल्कि निर्देश है कि आप अमेरिकी राजनयिक दूतावास से दूर रहें, क्योंकि वह ईरान के निशाने पर है। तो आपको अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरीके से रियाद में दूतावास जो अमेरिकी है उस पर जब अटैक हुआ तो एक झटके में पूरे सऊदी अरब के जो भी काउंसलर सेवा है सभी कुछ बंद कर दिया गया, ताला लग गया। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि हथियार की कमी। In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped, but everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. और अनंत काल तक यह युद्ध चलते रहे तो भी अमेरिका इस युद्ध में बरकरार रहेगा। उसके पास इतना ज्यादा हथियार है। लेकिन बात यह नहीं है, बात तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कहते कहते यह भी कह गए कि दरअसल उनसे पहले जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तो उन्होंने यूक्रेन पर बहुत कुछ खर्च किया, पैसा खर्च किया, समय खर्च किया और हथियार भी खर्च किए। और जितनी बड़ी तादाद में मुफ्त में हथियार यूक्रेन को दिए गए, वो अगर इस वक्त अमेरिका के पास होते तो परिस्थिति शायद कुछ अलग होती। लेकिन जब से वो राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने उस हथियारों के भंडार में और ज्यादा हथियार आते चले जाएं इसकी व्यवस्था जरूर की है। लेकिन यह कहने से चूके नहीं कि दरअसल बाइडेन ने यूक्रेन को मुफ्त में जितने हथियार दे दिए उससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई कैसे, कहां, किस रूप में होगी, यह सवाल अब धीरे धीरे अमेरिका के भीतर ही बड़ा होते जा रहा है। कांग्रेस आपके साथ खड़ी नहीं है, उसे कैसे समझाएंगे? जिस तरीके से ईरान के भीतर बैलिस्टिक मिसाइलों की मौजूदगी है जिसकी खबर अमेरिका के पास भी है, इजराइल के पास भी है, जिस तरीके से डिफेंस सिस्टम अमेरिका का ही जो बहरीन में डगमगा गया और वहां के ड्रोन को भी वह पकड़ नहीं पाया,
हमारी टीम ने जब इस पे पूरा रिसर्च किया तो कहा कि हां, इजराइल भी मान रहा है, अमेरिका भी मान रहा है कि जो ईरान का शाहिद ड्रोन है वो अमेरिकी डिफेंस को तोड़ देता है। और अमेरिका ने जो उसकी नेवी और पूर्वी भूमध्य सागर में जो खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में जो उसकी नेवी सेना की जो मौजूदगी है वहां पर भी ड्रोन पहुंच रहा है। यह मैसेज बहुत साफ है कि अमेरिकी एयर डिफेंस में या तो कमियां हैं और या फिर अमेरिकी नौसैनिक बेस को निशाना जो बहरीन में बनाया गया उसने खतरे की घंटी बजा दी है। ये सारे मैसेज दो बड़े संकेत दे रहे हैं। पहला बड़ा संकेत तो यह है, क्या अब अमेरिका को लगने लगा है कि उसने जो पूरी की पूरी रणनीति बनाई वो रणनीति सिर्फ खमेनी को लेकर थी। मोसाद ने जो तमाम इंफॉर्मेशन दी और सीआईए ने उस पर जब काम करना शुरू किया तो क्या वो खमेनी तक ही मौजूद था? उसके बाद की परिस्थिति से कोई वाकिफ नहीं था, क्योंकि खमेनी तो नियम कायदों के तहत ये शुरू से कहते चले आए, 90 के दशक में ही फैसला ले लिया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन अब जो टीम वहां पर मौजूद है वह तो उस दिशा से आगे तब बढ़ सकती है जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दरअसल ईरान के लिए खतरे की घंटी उसके अपने अस्तित्व से जुड़ चुकी है, जो शायद जुड़ने लगी है। और शायद इसीलिए जो 60% यूरेनियम इनरिचमेंट का सवाल है वो 90% तक कब कैसे पहुंच जाएगा ये आईएईए वह भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ईरान को यह लगने लगा है कि जिस तरीके से जल्दबाजी में इजराइल और अमेरिका ने खमेनी को निशाना बनाया, उस निशाना बनने के बाद ईरान पूरा एकजुट हो गया। दूसरी बात, जो बड़ी तादाद में हमले हुए उसमें जो बच्चियों के स्कूल पर हमले हुए और 150 से ज्यादा बच्चियां मारी गई, उसने एक नया मैसेज ईरान के भीतर दे दिया कि यही परिस्थिति तो इजराइल ने गाजा में शुरू की थी और उसी तरीके से नरसंहार वहां पर हुआ था। यानी बातचीत के टेबल पर ईरान अब तभी आएगा जब वो उसके पास अपनी शर्तें होंगी, और वो शर्तें बहुत साफ है। अभी तक अमेरिका की शर्तें थी कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगा देंगे। अब ईरान इन शर्तों के साथ आने को धीरे धीरे तैयार अपनी ताकत के आधार पर कर रहा है कि अब गाजा से इजराइल की पूरी तरीके से वापसी होगी। यानी अमेरिका का जो पूरा पीस प्लान गाजा को लेकर बनाया गया और दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी जो पहली बैठक में हुई, उससे हटकर गाजा को अगर अपनी शर्तों के आश्रय इजराइल को पूरे तरीके से दरकिनार ईरान कर देता है, क्योंकि ईरान ने सवाल यह भी उठाया कि दरअसल गाजा में जो पीस प्रोसेस अमेरिका लाना चाहता है, उस पीस प्रोसेस में, उस कमेटी में इजराइल कैसे शामिल हो सकता है जिसने गाजा में नरसंहार किया। और गाजा एक प्रतीक है दरअसल पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर, तुर्की के भीतर, मिस्र के भीतर, या कहीं इस पूरे इलाके में, और खास तौर से जो इस्लाम से जुड़ी कंट्रीज है या कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनके बीच गाजा एक नए तरीके की परिस्थितियों के साथ खड़ा है और यह ईरान की नई ताकत हो सकती है और उसको नई ताकत दे सकती है। यह कल्पना अमेरिका ने बिल्कुल नहीं की थी। इसीलिए हमें लगता है दो बातों पर यहां गौर करना चाहिए। पहली बात तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उस कहने के साथ वो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो अब उस एग्जिट प्लान की दिशा में तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जिट स्ट्रेटजी उनके पास कोई नहीं थी। युद्ध में कूद तो गए, लेकिन उसके बाद यह परिस्थिति शायद उन्होंने समझ नहीं पाए थे कि हमला अमेरिका पर नहीं होगा, वो तो बहुत दूर है, और सीधी लड़ाई इजराइल से भी नहीं होगी। लड़ाई तो उन देशों के साथ होगी जो ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए हैं, अमेरिका की नीतियों के लिए हैं। और ट्रंप के आने के बाद उन देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ही सब कुछ कर दिया। वो जाहिर है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है। लेकिन आज हम बात शुरू करते हैं पहले मार्को रूबियो से, जो इजराइल जाने वाले थे, अपने कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए। उन्होंने खुले तौर पर माना कि दरअसल
एक महीने के भीतर में 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बना रहा है। कौन है पीछे खड़ा हुआ? और जितनी बड़ी तादाद में अभी बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन है पीछे? वो अपने बूते है या उसको सहयोग मिल रहा है? इस पर खामोशी बरती गई। लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा इससे कहा गया कि महीने भर के भीतर 100 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान जो बना रहा है, उसमें अमेरिका एक महीने में 6 से 7 इंटरसेप्टर ही बना पाता है। और उसके पास हजारों ड्रोन हैं जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भेद पा रहे हैं। और इसके बाद जब यह सवाल आया कि जब यह हालात है तो फिर कांग्रेस तो आपका विरोध करेगी, तब उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं। यानी पहली बार अमेरिका के भीतर वहां की पॉलिटिक्स, वहां के लोग, इन परिस्थितियों ने अमेरिकी सिस्टम में जो ट्रंप ने सोचा था उसको ही डिगा दिया है। Well, the Congress can vote on whatever they want, but there's no law that requires us to do that. And I want to say something because I see people on TV. Look, that's fine. If they want to take a war powers vote, they can do that. They've done that. They've done that a bunch of times. But there's no, people keep saying that there's no law that requires the president to have done anything with regards to this. To begin with, no presidential administration has ever accepted the War Powers Act as constitutional. Not Republican presidents, not Democratic presidents. That said, we have followed the notification at 48 hours. And we're here today. I've done more Gang of Eight briefings than I got in the 4 years that Biden was president and I was a member of the Gang of Eight. All of that said, we've complied with the law 100%, and we're going to continue to comply with it. तो क्या अमेरिका रास्ता तलाश रहा है, एग्जिट स्ट्रेटजी बना रहा है? वो क्या कर रहा है? क्योंकि ट्रंप अगर एक तरफ बाइडेन सरकार को हथियारों को लेकर दोषी ठहराते हैं, तो दूसरी तरफ मार्को रूबियो भी ये कहने से चूकते नहीं हैं कि यूक्रेन में जो सैकड़ों अरब डॉलर का हथियार मुफ्त में दे दिया गया, उससे अमेरिका के हथियार भंडार पर असर तो पड़ा है, लेकिन अमेरिका महान है और इसीलिए वो युद्ध की दिशा में झुकेगा नहीं। लेकिन यह सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और सिर्फ अमेरिका के नजरिए से ही नहीं, यहां पर इजराइल के नजरिए को भी समझना होगा। पहली बार बेंजामिन नेतान्याहू यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल यह युद्ध क्यों जरूरी था, अमेरिका को क्यों इस युद्ध में कूदने की जरूरत थी। यानी अमेरिका से हटकर इजराइल, जब इजराइल को लेकर सवाल अमेरिका में उठ रहे हैं, ना सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि वहां के कांग्रेस के तमाम नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि आप इजराइल की खातिर युद्ध में तो नहीं चले गए। तब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू सामने आते हैं और खुले तौर पर यह कहते हैं कि दरअसल जिस तरीके से नारे लगते हैं ईरान के भीतर, अमेरिका इज डेड, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को 2-2 बार निशाने पर ईरान ने लिया उनकी हत्या को लेकर, तो ऐसे में कोई दूसरा रास्ता क्या बचता। यानी अमेरिका को ढाल अब इजराइल बना रहा है और इजराइल के युद्ध को अमेरिका अपने युद्ध से हटने के लिए कोई एग्जिट रूट भी बना रहा है। इन दो परिस्थिति में हमें लगता है बेंजामिन नेतान्याहू ने जो जिक्र किया कि अमेरिका का इस युद्ध में कूदना क्यों जरूरी था, यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि दरअसल मसला न्यूक्लियर नहीं था, मसला यह भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी तादाद में मिसाइल बना रहा है, मसला था वहां सत्ता परिवर्तन। और इसीलिए सिर्फ खामनेई को लेकर ही CIA मोसाद काम करते रह गया और उसकी ताकत को वो भांप नहीं पाया, जो कि इस पूरे इलाके में ब्रिक्स का सदस्य बनने के बाद ईरान को खुली मदद चीन और रशिया से मिलती चली गई। बेंजामिन नेतान्याहू क्या 7 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. तो क्या इजराइल युद्ध में इसलिए कूदा क्योंकि ईरान में नारे लगते हैं डेथ टू अमेरिका, और अमेरिका इसलिए कूदा क्योंकि ट्रंप को निशाने पर ईरान ले रहा था? इन सारे सवालों से हटकर पहली बार जिन मुश्किल हालातों में अमेरिका दुनिया भर के देशों के निशाने पर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका अपना डिफेंस सिस्टम
डिफेंस नहीं कर पा रहा है और जितनी बड़ी तादाद में ईरान लगातार हमले दर हमले ड्रोन के जरिए और मिसाइल के जरिए कर रहा है और उन जगहों पर कर रहा है जहां पर सीधे अमेरिका निशाने पर दुनिया के सामने इस तर्ज पर आ जाए कि वह दरअसल सुरक्षा दे नहीं सकता है, इसका व्यापक असर अमेरिका की हर उस डील पर पड़ेगा जो इकोनॉमिक आधार पर अमेरिका को मजबूत बनाती हो या ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद मजबूत बनने के लिए उस ट्रेड डील की दिशा में पूरी दुनिया को लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या यह चकनाचूर हो जाएगा? सवाल उसके आगे का अब इसलिए है क्योंकि जो इजराइल की मिसाइल ने ईरान के भीतर मिनाब में एलिमेंट्री स्कूल पर अटैक किया और वहां तकरीबन 150 बच्चियों की मौत हो गई। आज जब उनके अंतिम संस्कार के लिए लोग जमा हुए और जितनी बड़ी तादाद में जमा हुए, तो यह सवाल ईरान के भीतर आने लग गया कि ऐसा ही नरसंहार की परिस्थिति तो गाजा में शुरू की गई थी और गाजा पर जिस तरीके से अपना कब्जा इजराइल ने किया हुआ है और अमेरिका वहां पर शांति दूत बनकर इजराइल को उस कमेटी में रखकर नई दिशा को काम में अंजाम देना चाहता है, अगर इस पूरे इलाके में अपनी शर्तों पर गाजा को इजराइल से मुक्त करा दिया जाए तो शायद इस पूरे इलाके में या उन तमाम इस्लामिक कंट्रीज के भीतर ईरान की ताकत सबसे बड़ी होगी और इजराइल की स्थिति और ज्यादा विकट हो सकती है। इजराइल को भी युद्ध से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी पहले अमेरिका निकले या पहले इजराइल निकले, या ऐसी शर्त लेकर आए जिस शर्त के आधार पर इजराइल के लिए मुश्किल हालात पैदा हो ही जाए और अमेरिका को निर्णय लेना पड़े। क्या इस परिस्थिति में अब ईरान बढ़ने को तैयार हो चला है और यह मुश्किल इजराइल और अमेरिका के सामने है? हमें लगता है एक दृश्य आपको देखना चाहिए जो ईरान के मिनाब में जिस एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल पर जहां मिसाइल दागी गई और बच्चियों की मौत हो गई, वहां पर आज अंतिम संस्कार के वक्त का नजारा क्या था। दरअसल इस नजारे के बाद ईरान के भीतर की स्थिति बहुत साफ है, जो अमेरिका और इजराइल इससे पहले भांप नहीं पाए। वो ये मानकर चल रहे थे कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वह बिखर जाएंगे, मानकर चल रहे थे कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का साथ ईरान की सेना नहीं देगी या दोनों के बीच एक मोटी लकीर खिंच जाएगी, जबकि उलट गई परिस्थितियां। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे थे, खासतौर से खमेनी की मौत के बाद, तो फिर सेना भी रेवोल्यूशनरी गार्ड के साथ खड़ी हो गई और एक नई परिस्थिति में जो पूरा सिस्टम ईरान का इस दौर में युद्धरत है, उसका मैसेज बहुत साफ है कि अगर अमेरिका दुनिया भर में यह मैसेज और अमेरिकन्स को यह मैसेज दे रहा है और इजराइल भी उसके पीछे यह कहकर खड़ा है, अगर युद्ध से पीछे हटे तो ईरान एक बड़ी ताकत बन जाएगा और जिस लड़ाई की शुरुआत हुई वो एक अनफिनिश्ड वार की तौर पर रहेगा। 2003 में अनफिनिश्ड वार के तौर पर इराक को लेकर भी उस दौर में जॉर्ज बुश का एक भाषण था। अब सबको वो भाषण याद आने लगा है कि ये अनफिनिश्ड वार के तौर पर क्या अमेरिका को लौटना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ईरान के भीतर का वो सिस्टम जिसको खमेनी बीते 4 दशकों में बनाते चले गए, उसमें न्यूक्लियर पावर ईरान होगा ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। लेकिन अब युद्ध की परिस्थिति और खमेनी की हत्या अगर इजराइल और अमेरिकी अटैक से हुई है तो फिर इसके मतलब है कि क्या उस धारा को अब तोड़कर ईरान न्यूक्लियर हथियार की दिशा में बढ़ रहा है, या वहां के लोग अब इसकी तैयारी कर चुके हैं। और इन सब के बीच जो नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या चीन जो अभी तक युद्ध में कूदा नहीं, रशिया जो युद्ध यूक्रेन से लड़ रहा है, और तीसरी तरफ इस नई परिस्थिति में जो अमेरिका क्वाड बनाए हुए था, जो एशियान में उसकी मौजूदगी रहती थी, वो जो G7 और G20 को अपने अनुसार चलाना चाहता था, उसके ठीक समानांतर
ब्रिक्स हो, एससीओ हो या इस पूरे इलाके में इजराइल कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको खड़ा दिखाई नहीं देगा, तो क्यों नहीं इस बार इजराइल को ही एलिमिनेट किया जाए। जो ईरान अपनी स्ट्रेटजी के तहत चल रहा है, उसमें इजराइल की एलिमिनेशन तभी संभव है जब गाजा से उसका हक पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए। और यह परिस्थिति ईरान के भीतर धीरे धीरे मजबूत हो रही है और शायद इसका खतरा अमेरिका को नजर इस रूप में आने लगा है कि इजराइल की गैर मौजूदगी इस पूरे इलाके में, जो वेस्टर्न एशिया का इलाका है, उसके बाद अमेरिका की अपनी दादागिरी कहां कैसे किस रूप में काम करेगी और इस युद्ध को बीच से छोड़ के हटने के लिए अब जो वो एग्जिट रूट की तलाश कर रहा है, अगर वो एग्जिट रूट उसकी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं हुआ तो फिर इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर, वेस्टर्न एशिया को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर, नाटो कंट्रीज को लेकर या कहें वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर अमेरिका की पूरी रणनीति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई जमीन पर खड़ी होगी और उसके नायक ट्रंप होंगे, जो अमेरिका के भीतर नायक नहीं कहलाएंगे और दुनिया के सामने भी वह नायक के कद को खो चुके होंगे। यह डर ट्रंप के सामने है, इसीलिए कल चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।